बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अलीनिक सैयद। उम्मीद आप खैरवाफियत से होंगे। और जनाब शबान का चांद नजर आ गया है, तो हम बाबरकत यानी बाबरकत महीना रमजान उससे सिर्फ एक माह की दूरी पर है, तो जनाब तैयारियां कर लें। और जो शबान वैसे आपकी प्रैक्टिस का बेहतरीन महीना होता है, जिसमें आप अपने रमजान की को खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां करते हैं, तो अपनी तैयारियां, अपनी रूटीन उसके अकॉर्डिंग सेट कर लें, क्योंकि जब तक हम रमजान शुरू होता है और उसमें एडजस्ट होना शुरू होते हैं, तो वो जो महीना है वो इख्तिताम के करीब पहुंच जाता है। तो अभी से अगर आप अपनी प्रिपरेशंस कर लेंगे तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी अपनी इबादत के टाइम्स। और इसके अलावा जो अच्छा ख़वातीन के लिए तो वैसे ही ये बड़ा वो वाला टाइम है, कन्वीनियंट सा, जिसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीजें फ्रीज कर लेनी है और वो फिर यूज करनी है। ज़ख़ीरा करने से ममानियत है, आपको ज़ख़ीरा नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी कुछ तैयारी तो आपकी होती ही है कि रमजान आ रहा है, सहरी के लिए इबादत के टाइम इबादत होंगी, और उसके बाद फिर जो है ना सहरी का एहतमाम भी होगा। और उसके साथ साथ आपको पता है अफ्तार खुशी अजीब सी है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, पहले से ही खुशी होना शुरू हो जाती है और मजा आने लग जाता है। बहुत सारी जगहों पे आपको अफ्तार की दावतें मिलती हैं, तो तैयारियां जारी रखें, अपनी रूटीन को सेट कर लीजिए। जनाब आगे बढ़ते हैं और उसी अफसोसनाक वाक़े का हम जिक्र करेंगे। एम ए जिना रोड पर गुल प्लाजा में जो आग लगी, इतना बड़ा सानहा हो गया। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है और जाँ बहक अफराद की तादाद बताई जा रही है कि 28 तक पहुंच चुकी है, जबकि 85 अफराद ताहाल लापता हैं। DNA से मजीद 3 मैयतों की शनाख्त भी हो चुकी। उधर ईदी हुकाम के मुताबिक तीनों की शनाख्त 33 साला शहरोज, 26 साला मोहम्मद रिजवान और 15 साला मरियम के नाम से हुई है। और जाँ बहक 10 अफराद की लाशें वरसा के हवाले, जबकि 18 नाकाबिले शनाख्त हैं। चीफ फायर ऑफिसर जफर खान ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि बेसमेंट में सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका, मजीद कोई लाश वहां नहीं मिली। गुल प्लाजा के अकबी हिस्से में सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका। दूसरी और तीसरी मंजिल पर मौजूद मसाजिद में ऑपरेशन बाकी है। ना एरिया बेसमेंट का ओपन है वो सर्च किया जा चुका है, उसमें कोई अभी तक बॉडी ऐसी नहीं मिली है। हाँ, जो एरिया आपका बेसमेंट का दब गया है बिल्डिंग गिरने की वजह से, बैक साइड पे खासकर, वो अभी सर्च नहीं हुआ है। जांचिए तो वो दबा हुआ है पूरा फ्लोर, जैसे जैसे वो मलबा उठेगा वो क्लियर होगा। इसी तरह ऊपर जो बिल्डिंग हैगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ग्राउंड, ये फ्रंट साइड से तो जो है क्लियर हो चुका है, देख चुके हैं, और जितनी बॉडीज यहाँ से रिकवर हो चुकी हैं आपके सामने। अब वो एरिया जो दबा हुआ है और जो रिम्पा प्लाजा के साइड वाला एरिया है वो अभी सर्च होना बाकी है, खासकर दूसरा और तीसरा है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और इतना अफसोसनाक है कि MQM की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इसे कौमी सानहे के तौर पर देखा जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि 2/3 इमारत क्लियर हो चुकी है, मजीद लाशें नहीं मिल रही। रेस्क्यू ऑपरेशन 70% मुकम्मल हो चुका है। इमारत का पहला और दूसरा फ्लोर क्लियर हो चुका है। शहर की तमाम इमारतों में फायर सेफ सिस्टम नस्ब होना चाहिए। 70% बिल्डिंग का मुकम्मल हो चुका है, उसको क्लियर कर दिया गया है। आग का अमल तो पहले ही ख़त्म हो गया था, उसको काबू पा लिया था। कूलिंग का सिलसिला चल रहा था। डिफ़िकल्ट था बिल्डिंग को एक्सेस करना, लेकिन पिछले 2 रोज़ से बिल्डिंग के अंदर एक्सेस डेवलप हो गई थी और हमारे जो रेस्क्यू वर्कर्स थे उनने बिल्डिंग के अंदर जाना शुरू कर दिया था। इस वक्त 80% 75% बिल्डिंग के अंदर एक्सेस है और हमारे लोग तमाम फ्लोर्स के ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ 3rd फ्लोर पे एक थोड़ा सा इशू है स्मोक का। उन जगहों पे जहाँ पर गए हैं वहाँ से अब मज़ीद कोई बॉडी नहीं मिली है। आइंदा चंद रोज़ के अंदर जो फायर सेफ्टी का इक्विपमेंट कमर्शियल सेंटर्स में, दफातर में लगाने की ज़रूरत है, वो वहाँ की एसोसिएशन को या वहाँ का बिल्डर अगर अभी भी कंट्रोल में है उसको लगाने की ज़रूरत है। वो सारा प्रोसेस हमने स्टार्ट कर दिया है ताकि इस तरह का कोई सानिया मुस्तकबिल में ना हो। और उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात और मीडिया से उन्होंने फिर गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा कि हम मुतासरीन के जख्मों पर नमक नहीं मरहम रखना है हमें, और सिंध हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान खुशाइंद है। आइंदा के लिए इक़दाम करना होंगे। हमने ब्लेम गेम नहीं करना, एक चीज हो गई उसका अजाला जरूर करना है, उसका कफारा जरूर देना है, उन गलतियों को सामने जरूर रखना है। लेकिन ताजिर बरादरी इस वक्त जो एक जख्म खा के बैठी है कारोबार का और अपने लोगों की जानों और मालों के नुकसान का, उस पर हम सब ने मरहम रखना है। मरहम रखने के लिए हमें हर वो काम और वो किरदार से साबित करना है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का कहना है कि बिलावल की ब्रीफिंग और लूट मार गुल प्लाजा में चल रही है। साने गुल प्लाजा की तहकीकात होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध में इक्तदार में है,
1 फरवरी को कराची में मिलियन मार्च निकालेंगे। मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आप 17 साल से आपकी हुकूमत और बराह रास्त आप सीएम हैं, ये बताएं ना, जो फायर ब्रिगेड है ये क्यों देर से पहुंची थी? ये 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे 2 स्टेशन बहरहाल वहां मौजूद हैं। जो लोग आकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के फॉर्म फिल करते हैं और कागज का पेड़ भरते हैं, तो वो बताएं ना कि वो किस बुनियाद पर ओके कर रहे होते हैं बिल्डिंग को, उसको क्यों नहीं कुफ्ल लगाते? इसलिए कि उनको भत्ता मिलता है। और दूसरी जानिब सानिया गुल प्लाजा के बाद सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को होश आ गया। बिलाखिर SBCA ने तजारती मराकज़ को फायर सिस्टम लगाने के लिए 3 दिन की अब मोहलत दे दी है और ये कहा है कि फायर सिस्टम ना होने वाले तजारती मरकज़ को सील किया जाएगा। 3 दिन में तमाम तजारती मराकज़ में आग बुझाने के आलात होने चाहिए। ये सारी सूरत हाल है, हमें बात करनी है। हमें ज्वाइन कर चुके हैं जावेद कुरैशी साहब, सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजुरान सिंध हैं, और इसके साथ साथ हमारे नुमाइंदे यासीन जबलपुरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस वक्त गुल प्लाजा के बाहर वो मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग और अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। जावेद साहब, आपकी इजाजत से मैं पहले यासीन की जानिब जाती हूं और देखते हैं कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। यासीन, जरा बताइएगा इस वक्त कहां तक पहुंचा है सर्चिंग का जो मरहला था और कब तक बताया जा रहा है मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, साना है गुल प्लाजा जो है उसको सर्चिंग का अमल जो है वो गुज़िश्ता 4 रोज से मुसलसल दिन रात मुसलसल जारी है। इस वक्त भी जो है सर्चिंग का अमल जारी है। मजमूई तौर पे 28 अफराद इसमें जांबाक हुए हैं, जिसमें 11 की शनाख्त की गई है, जबकि दीगर की शनाख्त का अमल जो है DNA के रिपोर्ट के वजह से जारी है। जैसे ही रिपोर्टें आएंगी उनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल करके लाशें विरसा के हवाले की जाएंगी। इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू की टीम जो है मौके पे मौजूद है। जो इमारत गिरी नहीं है, गिरने से रह गई है, उसका जो है वो जो बेसमेंट का हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पे सर्च कर लिया गया है। वहाँ पर किसी लाश की नहीं है ऐसा कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का। जफर खान का कहना है कि हमने जो है वो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को एक दफ़ा तो सर्च कर लिया है, दोबारा भी उसको सर्च कर लिया जाएगा। उसको सर्च करने की ज़रूरत है ताकि किसी किस्म की कोताही जो है वो ना रह जाए कि बाद में जो ये कहा जाए कि वहाँ पर से कोई और लाश मिली है, जबकि 3rd फ्लोर पे जो है उसके अभी सर्चिंग का अमल बाकी है, वो सर्च किया जाएगा। जबकि जो हिस्सा इमारत गिरने से दब गया था उसका जो बेसमेंट है वहाँ पर जो है वो मुमकिन तौर पर लाशें मौजूद हो सकती हैं। ताहम जो है वो सर्चिंग का अमल जब तक मलबा उठ नहीं जाता वहाँ से उस वक्त तक जो है वो सर्च नहीं किया जा सकता उसको। जबकि रेस्क्यू रिसर्च सर्विस वालों का कहना है कि जो इमारत का गिर गई है उसके नीचे जो बेसमेंट है उसमें अभी भी आग मौजूद है और वहाँ से वक्फे से धुआं भी उठ रहा है। जैसे ही उसको जगह मिलेगी वो आग एकदम भड़क भी सकती है। काम जो है वो अभी जो है वो कुछ भी कहना क़ब्ल वक्त होगा। जबकि जो है जो इमारत गिरी है उसके मुत्तसिल इमारत है रिम्पा प्लाजा, उसके पिलरों को भी जो है वो SBCA के अमले ने मखदूश करार दिया है और उनका कहना है कि इस इमारत को जो है वो महफूज नहीं है ये इमारत, लिहाजा इसको जो है वक्ती तौर पर सील किया जा रहा है। अथराइज इंजीनियर्स की मदद से जो है इसको मरम्मत कराई जाएगी और मरम्मत कराने के बाद जो है इसको चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद इसको दुकानदारों के हवाले किया जाएगा। उस वक्त तक इसको जो है वो नहीं खोला जाएगा जब तक इसकी अथराइज इंजीनियर जो है वो इजाज़त नहीं दे देते। इसके अलावा मुर्तज़ा वहाब रात गए तक यहाँ पर मौजूद रहे, डिप्टी कमिश्नर साउथ भी यहाँ मौजूद थे। इसके अलावा दीगर हुकाम भी पूरे शहर के असिस्टेंट कमिश्नर वक्फे से जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी निगरानी कर रहे हैं और अमले को जो है वो हिदायत जारी कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर रोड पर भी पकड़ा है जो जी MA जिन्ना रोड पर आमदोरफ्त का क्या सिलसिला है और चोर के मुतालिक बताइए जो आप बता रहे थे। देखिए, MA जिन्ना रोड को आमदोरफ्त के लिए जो है एक साइड को खोला गया है। काम जिस साइड पे ये इमारत थी उस साइड को बंद किया हुआ है और वहाँ पर जो है पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात की गई है। रात के वक्त भी चंद एक लोग जबरदस्ती जो है वो इमारत में की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें जो है रेंजर्स और पुलिस ने मिलकर उनको रोक दिया है। जी राइट। अच्छा यासीन, ये बताइएगा जिस तरह से मुर्तज़ा वहाब साहब ने कल कहा कि 70% जो है वो क्लियरेंस हो चुकी है जो बिल्डिंग है उसकी, कौन कौन सा ऐसा हिस्सा है जहां से अभी क्लियरेंस ऑपरेशन नहीं हुआ या जहां पर सर्चिंग नहीं हुई? क्योंकि 85 अफराद ताहाल लापता हैं तो उनकी बॉडीज को भी तो रिकवर करना है, तो उसके लिए सर्चिंग जो है वो कौन से फ्लोर पर इस वक्त की जा रही है और कितने फ्लोर्स रह गए हैं?
सबसे ज्यादा जो है वो देखिए, अभी तो जो बैक साइड का हिस्सा है गुल प्लाजा की, उस पे जो है वो सेकंड और थर्ड फ्लोर पे सर्चिंग का अमल जारी, मजीद एक दफ़ा फिर जारी है। पहले भी किया गया था, हम एक दफ़ा फिर जारी है। ये जफर खान जो फायर ब्रिगेड के ऑफिसर हैं, उनका ये कहना है कि एक दफ़ा कर लिया था हमने, दोबारा भी सर्चिंग कर रहे हैं। उसके बाद थर्ड फ्लोर की सर्चिंग की जाएगी, जबकि मुर्तज़ा वहाब जो है 70 से 80% जो है वो सर्चिंग का अमल मुकम्मल करार दे रहे हैं, जबकि इनमें और जफर खान के बयान में जो है तजाद है। और वो उनका कहना है कि सर्चिंग का अमल अभी जारी है, जबकि एक साइड पे जो सर्चिंग बिल्कुल की ही नहीं गई है, क्योंकि वो इमारत जो है बहुत ज़्यादा मखदूश है। जो इमारत जो है वो मखदूश जो इस काबिल है कि वहाँ पर जाया जा सकता है, वहाँ पर हम रिस्क लेकर जा रहे हैं। हालांकि इमारत तो पूरी ही तकरीबन मखदूश हो चुकी है और किसी वक्त भी जो है इमारत का हिस्सा जो है कुछ गिर सकता है। रात को जो है वो इमारत की बालाई मंजिल के ऊपर जो चिलर रखे हुए थे बड़े बड़े, वो क्रेन के जरिए नीचे उतारे गए। उस दौरान में जो है जो तमाम यहाँ पे लोग थे उनको पीछे हटा दिए गए, क्योंकि मुमकिन तौर पे वो इमारत गिरने का खतरा था। तमाम जो है वो इमारत चिलर जो है वो तीनों चिलर जो है वो उतार लिए गए और इमारत जो है वो अभी खड़ी हुई है। तमाम उसके पिलर इस काबिल नहीं है कि वो जो है वो इमारत ज्यादा देर खड़ी रह सके। उसको सपोर्ट की जरूरत होगी। यासीन, अगर सपोर्ट के लिए कोई बंदोबस्त किया गया है यहाँ पर, तो बताइएगा कि इसके अलावा अगर मुरम्मती काम की जरूरत पड़ी उसको फौरी तौर पर, तो क्या करेंगे? देखिए, ये इमारत अब मरम्मत नहीं होगी, सिर्फ जैक लगा के इस इमारत को जो है रोका गया है अभी, ताकि जो रेस्क्यू का काम है उस दौरान में इमारत ना गिरे। जैक लगा दिया गया है ताकि इमारत गिरे नहीं। ताहम जो है वो इमारत तो मखदूश हो गई है, वो तो हर हाल में गिरेगी, आज नहीं तो कल, इसलिए कि इमारत से जो बड़े बड़े पिलर जो है वो लगे हुए हैं। वो पिलर जैसे ही जो है वो काट के निकाले जाएंगे, ये इमारत हो सकता है कि इमारत उस दौरान में किसी वक्त गिर जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासीन जबलपुरी, हमें अपडेट की ताज़ा तरीन सूरत हाल गुल प्लाजा की अब है क्या। जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो इतना बड़ा सानेहा हो गुजरा है, अब इसके बाद की आगे की क्या प्लानिंग की जा रही है? मुलाकात हुई कल, गवर्नर से भी, वजीर आला से भी मुलाकात हुई आप लोगों की। आगे का लाहे अमल क्या डिसाइड किया गया? ये तो जो होना था, जितना ज्यादा नुकसान होना था, ये हो गया। इन फ्यूचर क्या प्लानिंग है? जावेद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जावेद साहब से दोबारा राब्ता करने की जरूरत है, क्योंकि लाइन में कुछ डिस्टर्ब मौजूद है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड आप देख ही रहे हैं, लेकिन बयानात में तजाद है। मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे हैं कि 70% क्लियरेंस हो गई। अगर 70% क्लियरेंस हो गई है तो 85 अफराद अब भी लापता हैं, उनका कैसे पता चलेगा? और उनकी बॉडीज जो है वो कैसे रिकवर की जाएंगी? करीब बताया जा रहा है। और साथ ये भी देखिए ना कि इस वक्त असेंबली में बहस चढ़ गई है। अब पीपल्स पार्टी और जो है जो MKM, वो एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाना शुरू कर दी है उन्होंने। ब्लेम गेम का लंबा सिलसिला है जो चलता आ रहा है और वो चलता ही रहता है। खास तौर पर हमारे इदारों को तभी होश आता है, या हमारे आप कह लें कि हमें खुद भी तभी होश आता है जब कोई बहुत बड़ा सानिया हो गुजरता है। अगर इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी सिस्टम नस्ब नहीं था, जो पहली गलती हुकूमत की जानिब से अगर हम कह लें, SBCA की गलती, और फिर वहां जो ताजिर जिनकी दुकानें थी उनकी भी गलती है कि इस तरफ फोकस उनका भी होना चाहिए था कि ये जो फायर सेफ्टी सिस्टम्स हैं ये किसी भी बिल्डिंग में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर नहीं थे, इस पर उन्हें भी काम करना चाहिए था। और अक्सर ऐसे होता है कि जब सख्ती की जाती है, ऑडिट किया जाता है ऐसी बिल्डिंग्स का, तो फिर उसके बाद एक नया जो सीन है वो क्रिएट कर दिया जाता है। ताजिर बरादरान जो है वो एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। तो फिर इनसेंसिटिव रिमार्क्स कितने हैं, इनसेंसिटिव रिमार्क्स आते हैं कि जो अब नुमाइंदे मौजूद हैं, हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं, असेंबलीज में मौजूद हैं। शैला रजा साहिबा कह रही हैं कि ऐसे वाकयात तो हो जाते हैं, तो हो जाते हैं से क्या मुराद हुआ? ऐसी तशबीह दे रही थी, जाने चलेगी, बिल्कुल तशबीह दे रही, कैलिफोर्निया की आग से भी तशबीह दे रही थी। खैर वो न्यूजीलैंड की आग के बारे में बता रही थी कि ऐसी जगह वाकयात हो जाते हैं, ऐसा जानते हैं हम भी, लेकिन इस तसलसल, इस तवातुर से नहीं होते जिस तवातुर से पाकिस्तान अगर अली आप देखें तो 2600 2025 में 2600 टाइम्स आग लगी है छोटे बड़े पैमाने पर। जावेद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जावेद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जावेद कुरैशी साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है?
राब्ता मुनक़ता हो गया है, कुछ कनेक्टिविटी का इशू है, हम जल्दी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान अंजुमन ताजरान हैं सिंध के, उनका क्या मौक़िफ़ है इसके बाद, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा हादसा था, बहुत बड़ा सानेहा था जो हो गया। जानी नुकसान जो है उसकी कोई भरपाई नहीं है, शायद माली नुकसान की भरपाई हो जाए लेकिन जानी नुकसान की कोई भरपाई नहीं है, जितनी मर्जी कीमत अदा कर दी जाए। तो इन फ्यूचर इस तरह का कोई सानेहा खुदा ना खास्ता ना हो, उसके लिए क्या प्लानिंग की जा रही है, कितनी सख्ती की जाएगी? खास तौर पर जो कहा यह जाता है हर बार के जो प्राइवेट बिल्डिंग ऑनर्स हैं उनको, वो शिकंजे से बाहर हैं। भाई वो क्यों शिकंजे से बाहर हैं? क्या वो इन कीमती जानों के ज़िया के जिम्मेदारान नहीं है? वो बिल्कुल हैं, और सबको इस कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा कि जो जो जिम्मेदारान है एक तो उन्हें सजा दी जाए, ताकि अगली बार के लिए इस तरह से ना तो कोई SBCA कोई बिल्डिंग जो है उसका नक्शा अप्रूव करे जहां पर ये फायर सेफ्टी सिस्टम और जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं वो ना हो। और ये देखिएगा कि अभी ये जो जानी नुकसान हुआ है उसकी तो हम बात कर रहे हैं, लवाहिकीन से भी बात की हमने, कल उनसे भी बात हुई और उनका भी जो दर्द है वो उनसे शेयर किया, आप तक पहुंचाया। लेकिन इन ताजिरों की बात कौन करेगा? क्योंकि ये ताजिर जिनका मुआशी कत्ल हो चुका है, उनकी दुकानें बर्बाद हो चुकी हैं, उसमें मौजूद सामान खत्म हो चुका है, बिल्कुल राख हो चुका है, उनकी बात कौन करेगा? इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि जावेद कुरैशी साहब से रब्ता करते हैं, लेकिन उनसे रब्ता मुमकिन नहीं हो पाया। फिलहाल हम ब्रेक पर जाएंगे और दोबारा इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब शामिल करेंगे अपना सेगमेंट सफर है शर्त और देखते हैं कि आज के सेगमेंट में क्या बात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र है शर्त। तो सफ़र जो है वो कितना अहम होता है। सूफिया कहते हैं कि सफ़र जो है वो जो सूफ़ीज़म है इसका छठा सतून है। सफ़र के अलावा इसके जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि आपकी एक मूवी है वो ज़रूर देखिए, जिसमें एक खातून है जो कि एडिक्ट हो जाती हैं ड्रग्स की, और आप जिस तरह समझिए कि लास्ट सोल होती है ना, वो इस तरह हो जाती है मुकम्मल तौर पे। इस तरह के पै दर पै उनके साथ ऐसे हादसा होते हैं कि वो ट्रामा का शिकार होती हैं और उसके बाद एक लास्ट सोल की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं। उसके बाद वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर का एक ट्रैक करती हैं। जब वो ट्रैक करती हैं, वो पूरी मूवी देखने वाली है कि वो आपकी पर्सनैलिटी कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। जब वो पूरा ट्रैक इख्तिताम पे एक ब्रिज पे पहुंचती हैं तो वो मुकम्मल तौर पे फिल्म बीन के तौर पे आप हैरान हो जाते हैं कि किस तरह वो ट्रांसफॉर्म होके उसने ड्रग्स से भी जान छुड़ा ली, तमाम चीज़ों को, और जो ज़ात का जो मुतलाशीपन जिसको कहते हैं उसको वो तलाश भी मिल गई और उसको वो ज़िंदगी में मीनिंग भी मिल गया। इस हवाले से हमारे यहाँ एक लैंडस्केप है जिसको मैं कहूँगा कि बलूचिस्तान की जो लैंडस्केप है वो एक ऐसी है जो कि आपको अपनी ज़ात का जो सफ़र करते हैं लोग, ज़ात की मुतलाशी या फिर जो मीनिंग का सफ़र करते हैं, वो तमाम लोग जो आइसोलेटेड और तनहा जगहों पे रहते हैं, कैंप करते हैं, और उसके बाद उनको वो मीनिंग मिलते हैं, ज़िंदगी में खूबसूरती मिलती है। तो उसके हवाले से बलूचिस्तान को ये नहीं है कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लैंडस्केप वाली धरती है, इसको दुनिया भर में एक मुनफरिद लैंडस्केप के वाले से हम कह सकते हैं। और जमाली साहब, अजीज़ अहमद जमाली साहब जो हैं, इनको ये एजाज़ हासिल है कि उस धरती पे, पूरी धरती पे ये पैदल चले, और बलूचिस्तान की जो किताब है वो बहुत ही इनकी खूबसूरत है। सर, बलूचिस्तान में आपने बहुत ज़्यादा पैदल भी सफ़र किया, आपने बहुत सारे टूरिस्ट को कहा कि आप साइकिल पे भी सफ़र करें। मैंने भी जितना बलूचिस्तान में सफ़र किया है तो मैं समझता हूँ कि इवन मोटरसाइकिलिस्ट और बाईसाइकिलिस्ट, उनके लिए अगर कोई पैराडाइज़ है, ये पैराडाइज़ वो होती है ना कि जब आप साइकिल या मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उफ़क़ तक एक सीधी लकीर, ये जो सीधी लकीर वाला मामला है ये आपको, और उसके अलावा कुछ भी ना हो, और कुछ भी ना हो। ले जाइए हमें कहीं बलूचिस्तान में खूबसूरत किसी जगह पे। आपने जहाँ से तमीद बांधी वहाँ एक शेर याद आ रहा है। जी जी जी। हर कदम दूरी है मंजिल है नुमाया मुझसे, मेरी रफ्तार से भागे है बयाबा मुझसे। वाह 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 वाह। बलूचिस्तान की विल्डरनेस जो है ना, वो उसमें उर्दू वाला सफ़र भी है और कभी अंग्रेजी वाला सफ़र भी उसमें करना पड़ जाता है। बट अगेन दोनों में सफ़र भी और सफरिंग भी, दीज आर पार्ट ऑफ लाइफ। और कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी उर्दू वाले सफ़र से खाली हो या अंग्रेज़ी वाली सफरिंग से खाली हो, लेकिन बस हम उस सफरिंग से घबरा के उर्दू वाले सफ़र से भी इनकारी हो जाते हैं। इस बात का मैं कायल नहीं हूँ। मैं कहता हूँ सफ़र बहरहाल करना चाहिए, चाहे उर्दू वाला हो चाहे अंग्रेज़ी वाला हो। बिल्कुल। उस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा फासले लंबे हैं बलूचिस्तान के, तो फैसला करते मुश्किल हो जाती है, जाते जाते कदम रुक जाते हैं या ख़बरें सुन के घबरा जाते हैं। तो मैं कहता हूँ जस्ट डू इट। ये नाइकी का कॉल मैं कोट कर रहा हूँ, लेकिन यू वॉन्ट रेग्रेट इफ़ यू वंस एंटर बलूचिस्तान एंड इफ़ यू आर अ ट्रू नेचर लवर, तो आप फिर वहाँ पे बार बार जाएंगे। मेरी तो अपनी सरजमीन रही, मैं पैदा वहाँ हुआ, मैंने नौकरी का बेशतर हिस्सा वहाँ गुजारा, तो उसमें
जो 4 इकोलॉजिकल जोन्स हैं बलूचिस्तान के, उसमें एक है ये कोस्टल एरिया का मैं कहूँगा, जहाँ हिंगोल का दरिया हमारा जो नाल से सेंट्रल बलूचिस्तान में शुरू होता है और कोस्टल एरिया पे कुंड मलीर पे जाके वो समंदर में शामिल होता है, और फिर उसके परपेंडिकुलर एक पूरा आज की ज़ुबान में कोस्टल हाईवे है जो कि 500 किलोमीटर उथल से लेके ग्वादर तक चलता है। तो वो जो लैंडस्केप है ना, वो ट्रू विल्डरनेस की एक डिपिक्शन है जिसको मुझे इत्तेफाक से एक पोस्टिंग हुई आवारान में, तब एक्सप्लोर करने का मौका मिला। इसकी कुछ आसानियाँ, कुछ खूबियाँ या ख़ासियतें या जो यूनिक फीचर्स हैं वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा ताकि कुछ हमारे साथियों को और इश्तिहा बढ़े सफ़र की। एक तो सबसे अच्छी आसानी इस एरिया की है कि ये बड़े शहरों से नज़दीक है, कराची से नज़दीक है। आप उथल लसबेला में आमतौर पे भी आपके ट्रैवलर या टूरिस्ट आ रहे होते हैं, सिर्फ आपने उथल के 0 पॉइंट से कोस्टल हाईवे पकड़नी है और किबला रू होके ग्वादर जीवनी तक चलते जाना है। बाकी जगहें आपने आपको खुद आपके ऊपर खोलती और इंट्रोड्यूस करती जाएंगी। तो ये हिंगोल नेशनल पार्क का एरिया है और इसमें लसबेला डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा, आवारान डिस्ट्रिक्ट का एक हिस्सा और ग्वादर डिस्ट्रिक्ट का बड़ा हिस्सा ये आपको देखने को मिलते हैं। आपको समंदर थ्रू आउट आपको बाएं हाथ पे मिलेगा, मुख्तलिफ कोस्टल टाउन्स आपको मिलेंगे। कुंड मलीर तो एक पिकनिक वाला बीच है, लेकिन साथ आप थोड़ा सा ऑफ रोड जाएंगे तो आपको सपट का साहिल मिलेगा जहां आप लहरों से खेलें, कैंपिंग करें, और वहां बंदे की ज़ात आपको एक आध कश्ती बांध मिला तो मिला, अदरवाइज़ कोई जहरीला गैर जहरीला सांप समंदर से अलग होके आपके पास साहिल पे आएगा। कोई केकड़ा आपसे खौफ खा के दोबारा समंदर में दौड़ेगा, और इसके अलावा कोई बड़ी मछली भी हो सकता है कि जिसको लहरों ने फेंक दिया हो, तो वो भी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। लेकिन आप आगे चलें तो हिंगोल रिवर की एस्चुअरी बनती है वहाँ पे आपको फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल मिलेगा जो सन बैस्किंग कर रहा होगा अपने उससे अलग होके। ज़्यादा नज़दीक ना जाइएगा, वो आपसे सवाल भी पूछ सकता है ठीक है ना। फिर परिंदे आपको उस एस्चुअरी में मिलेंगे जहाँ हिंगोल का डेल्टा बनता है, जहाँ वो समंदर में शामिल होता है। एक दलदल सा बनेगा जिसमें परिंदों के अलावा भी आपको कई जहतें और मछलियों की अक़साम मिलेंगी। फिर आप आगे जाएँ तो बुज़ी पास का एरिया, मड टावर्स, प्रिंसेस ऑफ होप, उनके दरमियान से आप जिगजैग करते हुए अपनी गाड़ी गुजारेंगे, जहाँ दिल करेगा वहाँ उतरेंगे और तस्वीरें बनाएंगे। प्रिंसेस ऑफ होप के अलावा वहाँ कोई 12 ऐसे प्रिंस और प्रिंसेस हैं। तो हर दूसरा अगर आप अंदर जाएं हिंगोल में पैदल, मैं गया हूँ चूँकि, तो लोग पैदल कम जाते हैं वहाँ, लेकिन मैं अर्ज करूँगा कि आप ज़रूर जाएँ अच्छे मौसम में और दिन की रोशनी में जाएँ ताकि आपको आसानी भी आप अप्रिशिएट भी कर सकें। अर्ली मॉर्निंग ज़रूर जाएँ, लेट इवनिंग ज़रूर इंजॉय करें। तो फिर आपको पहाड़ी बकरों की 3 अक़साम वहाँ पे मिलेंगी। आपको वहाँ पे सिंध आइबेक्स मिलेगा, वहाँ पे आपको चिंकारा गज़ेल मिलेगा, हिरन की जो किस्म है, और आपको वहाँ पे उड़ियाल या गढ़ जिसको लोकल ज़ुबान में कहते हैं। अच्छा, इत्तेफाक से कोस्टल हाईवे ने इन सब का नाता समंदर से तोड़ दिया है, लेकिन वो कोस्टल हाईवे के ऊपर नीचे से गुजरते हुए आपको दिखेंगे भी, और किसी वीरान कोने में, खामोश कोने में आप अगर देर तक बैठें तो आपसे बातें भी करेंगे। और सर ये जो 0 पॉइंट से जब आप कुंड मलीर वगैरह, कुंड मलीर से लेके गवादर तक किसी ने किया होगा मुकम्मल तौर पे साहिल के साथ सफ़र? जी जी जी, हमारे दोस्तों ने किया है। अच्छा। तहसीन रजी से आप कभी बातें करें या उनकी तस्वीर या वीडियोस देखें तो सारा नहीं किया, लेकिन बिट्स एंड पीसेस में, क्योंकि सारा न करने की लैंडस्केप का कोई मामला है? नहीं, समंदर है, उसके साथ चट्टानें आ जाती हैं, पानी की लहरें, मौसम के हिसाब से ऊंच नीच जो होती है वो वाली, तो समुद्री लोग करते हैं जो वहाँ के रहने वाले हैं, उन्होंने कई दफ़ा किया। उन बेचारों की आवाज़ हम तक पहुँची नहीं है। कुंड मलीर के लोग सपट के साहिल से केकड़ा पकड़ते हैं और हाईवे पे बेचते हैं उसको ठीक है ना, और सीजन में वो आपको मिलेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अच्छा, नेशनल ज्योग्राफिक के एक फोटोग्राफर ने मुझे रब्ता किया था कि मैं कराची से बज़ाइया कश्ती हॉक्सबे से शुरू करना चाहता हूँ, गडानी पे साहिल करूँगा, रुकूंगा, कुंड मलीर पे लंगर डालूंगा और माड़ा और पसनी से होता हुआ ग्वादर तक जाऊँगा। उस बेचारे को एनओसी ही नहीं मिली, ठीक है, वीज़ा ही नहीं मिला इत्तेफाक से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो गुंजाइशें बहुत। अच्छा, आप जब किश्ती पे सफ़र करेंगे तो डेफिनेटली आप साहिल की एक लैंडस्केप को देखते हुए जा रहे हैं, उससे कहीं बड़ा तजर्बा शायद साहिल पे, जिस तरह, क्योंकि आपने बहुत ही खूबसूरत लफाजी से वो जो एक मंजर खींचा है ना साहिल पे, केकड़ों से लेके, मछलियों से लेके, खूबसूरत चीज़ों से लेके, वो और जो चट्टानों की जो शक्लें हैं उनसे लेके और काई से लेके एंड एवरीथिंग डिटेल्स, वो डिटेल्स तो आपको उस साहिल पे सफ़र करते हुए मिलेंगी। क्योंकि उसकी दोनों तरीके हैं ना, आप सड़क से जाएं और साहिल पे टाइम लगाएं,
आप समंदर से जाएं और साहिल पे टाइम लगाएं। असल में मिलाप तो साहिल पर, इत्तेफाक साहिल ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ गाड़ी या सिर्फ कश्ती, आपको अलग होना पड़ेगा उससे। तो ये उस तरह, वरना जजीरे भी हैं, डॉल्फिन्स भी हैं, मैंग्रोव्स भी हैं, देयर इज अ वर्ल्ड, पिंक लेक्स हैं, सॉल्ट बनती है नेचुरल वहाँ पे, देयर इज अ वर्ल्ड टू सी। आप अगर सैकड़ों मड वोल्केनोज हैं। लोग कहते हैं कि टाइम मशीन वगैरह के हवाले से, टाइम मशीन के हवाले से, लेकिन टाइम मशीन ये भी तो साल पीछे लैंडस्केप से जुड़ना चाहते हैं तो जाइए कोन मलीर से लेके और गवादर तक सफर कीजिए। एग्जैक्टली और ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री की सबसे यंगेस्ट रॉक्स हैं या मड हिल्स हैं, ठीक है ना। आपको ग्वादर में जो मेधी कोह का पहाड़ है उसके पीछे खुश्की में जाएं तो आपको सीपियां मिलेंगी। आप आवारान में दुरून के पहाड़ पे चढ़ें तो आपको फॉसिल्स मिलेंगे समंदर के, ठीक है। तो समंदर किस जमाने में यहाँ तक था तो वो रिसीड किया है। तो अब आपको एक्सप्लोर करने के लिए, तो मैं कह रहा हूँ कि आप पैदल या गाड़ी में भी चलेंगे तो आपको तब भी झलकियाँ मिलेंगी। आप कश्ती में आएंगे तो आपको जिंदा शक्लें मिलेंगी। अच्छा, मड वोल्केनोस खुश्की में भी हैं, समंदर के अंदर भी हैं। तो ये आपकी हिम्मत और आपकी दिलचस्पी पे मुनहसर है कि आप उसको खुश्की में अप्रिशिएट करना चाह रहे हैं या वहाँ पे। चंद्रगुप्त जो मड वोल्केनो है उस पे हिंदू यात्री ऐसे कतार अंदर कतार चढ़ते और उतरते हैं, हालांकि उनमें हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो जाते हैं ऊपर, विश भी करते हैं, नारियल भी फेंकते हैं और निकलते भी हैं। तो इस तरह नाज़रीन इकराम, जमाली साहब जो हैं, अजीज़ अहमद जमाली साहब अच्छे भी लगते हैं, लेकिन मतलब सच पूछिए तो कई दफ़ा अच्छे नहीं भी लगते। और वो अच्छे ना लगने की वजह ये है कि जिस सतह की ये मंजर कशी कर देते। और मैं कई दफ़ा अहद करता हूँ कि मैंने अब महीना या 2 महीने या 3 महीने घर टिक के गुजारने हैं। मैंने सिर्फ किताबें पढ़नी है या कुछ लिखना लिखाना है या जो भी काम है, और बस अब मैंने सफ़र नहीं करना। लेकिन इस तरह की जो मंजर कशी है, ये यकीनन जो आप ट्रैवलर हैं उनको अब आप बेहतर समझ सकते हैं कि इस तरह की मंजर कशी के बाद इंसान का दिल यही करता है कि जमाली साहब के साथ अस्सलाम वालेकुम करने के बाद कैमरा बंद हो और बंदा सीधा बलूचिस्तान चला जाए और वहाँ पर जाके साहिल पे कोन मलीर से लेकर ग्वादर तक का सफ़र शुरू कर दे। यही जो खूबसूरती होती है एक ट्रैवलर की कि वो जब अपनी लैंडस्केप का जिक्र करता है तो इतनी मोहब्बत से करता है कि वो असरअंदाज होता है, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीके से मौसर होता है और वो लोगों को उकसाता है। मैं समझता हूँ कि जमाली साहब ने जितनी भी गुफ्तगू की है बलूचिस्तान के हवाले से, जितने भी सेगमेंट्स में की है, तो यकीनन बहुत सारे हमारे जो ट्रैवलर्स हैं उनको उनके अंदर ये ख्वाहिश ज़रूर पैदा हुई होगी और तभी जमाली साहब की ये सक्सेस भी है। आप उनकी किताब भी ज़रूर पढ़िए, उनकी बातें भी सुनिए, लेकिन बलूचिस्तान का जो सफ़र है वो ज़रूर कीजिए। देखते रहिए सफ़र है शो। वेलकम बैक। अब दीगर मामलात को भी देख लेते हैं। और आपने भी नोटिस किया होगा, शायद है ना, आपने भी नोटिस किया होगा कि अब बड़ी कमी नजर आ रही है हमें सर्दी में ना, एकदम से एक तब्दीली नजर आई है। बड़ी तो नहीं अली, लेकिन शिद्दत में थोड़ी कमी महसूस की जा सकती है। मेरा तो दिल कर रहा है, इतना खुशगवार मौसम है कि आप जो है इस वक्त जैकेट्स वगैरह, वैसे जैकेट्स की जरूरत अभी भी अली नहीं, लेकिन कल जो दोपहर की तेज धूप थी ना, तो उसमें तो ऐसे लग रहा था कि भाई आप एक अच्छा सा चिल्ड लेमनेड बनाएं और बैठ के पिए, क्योंकि वाकई ही धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा थी। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर्दी आते हुए वो बीमार होते हैं, कुछ को प्रॉब्लम होती है जाते हुए बीमार होते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपनी जैकेट्स वगैरह उतार देते हैं और वो सूरज की रोशनी आती है, उनको लगता है गर्मी आ गई है और उसके बाद फिर वो बीमारी के शिकार होते हैं। लेकिन अभी अगर मौसम की बात करें तो फिर तफसीलन कर लेते हैं। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आपने देखा है सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। आइंदा दिनों में मौसम कैसा रहेगा, लाहौर समेत मुल्क भर में बादल कब बरसेंगे, इस पर अपने बात करनी है। इरफान वेग साहब हमारे साथ मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर मैथ डिपार्टमेंट। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। इरफान साहब बताइएगा, सबसे पहले कि कोई खुशखबरी है बारिश भी होने की, क्योंकि कमी तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन बारिश की तवक्को की जा रही है और बहुत सारी अफवाहें हैं कि बारिश अब होने वाली है। देखिए, जुमेरात और जुमा के रोज जो पंजाब के जो बेशतर इलाके होंगे इनमें बादल रहेंगे और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लाहौर समेत गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात, जेहलम, चकवाल, सरगोदा, खुशाब, इन इलाकों में बारिश भी है। इसके अलावा पाकपतन, साहिवाल, ओकाड़ा, फैसलाबाद में भी जो है वो बादल होंगे और बाद इलाकों में बारिश होगी। जबकि जो साउथ पंजाब के इलाके होंगे जिनमें मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर के इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल और कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा ये वाला स्पेल जो है आज शाम रात को जो है ये बलूचिस्तान में अप्रोच कर जाएगा। अच्छा। और बलूचिस्तान के जो इलाके होंगे जिनमें किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, पशीन, हरनाई, कलात, खुजार, ग्वादर के इलाके भी इसमें शामिल होंगे।
तो यहाँ पर आज शाम रात से ये स्पेल एंटर हो जाएगा और बलूचिस्तान के इलाकों में जो है बारिश भी करेगा और पहाड़ों पर बर्फबारी भी होगी, ज्यादा भी बर्फबारी। ठीक है, यानी खुशखबरी तो है, यानी कल और परसों से, ये आज बता रहे हैं कि बलूचिस्तान के इलाकों में बारिश होगी और उसके बाद फिर जो पंजाब की साइड पर कल और परसों। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो स्पेल है, क्या ये इस महीने के लिए आखिरी स्पेल होगा या इसके बाद भी कोई एक और स्पेल होगा बारिश का, और ये कितने दिन तक जारी रहेगा? और दूसरा ये कि इस बारिश के बाद ये जो टेम्परेचर है इसकी क्या सूरत हाल रहेगी? अभी तो हम देख रहे हैं कि सर्दी की शिद्दत में थोड़ी कमी आई है, बारिश के बाद की क्या सूरत हाल होगी? मजीद सर्दी बढ़ जाएगी या फिर थोड़ी कम हो जाएगी? देखिए, जो जुमेरात और जुमे के बाद जब आने वाले दिन होंगे उसमें थोड़ी सारी सर्दी में इजाफा होगा। खास तौर पे आपके जो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत है, दिन के दर्जा हरारत, क्योंकि बादल रहेंगे, क्लाउड रहेंगे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत कम हो जाएंगे और सर्दी की शिद्दत में थोड़ा सा इजाफा होगा। लेकिन ये कह दें कि बहुत ज्यादा जो है वो ठिठुरने वाली सर्दी उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए जो है सर्दी आएगी। लेकिन पीछे एक और स्पेल आ रहा है जो कि वो इसको जो है ना वो ऑक्युपाई कर लेगा, जिससे जो है ना थोड़ा सा फिर जो है ना वो टेम्परेचर जो है ना वो इरफान साहब ये भी बताइएगा वो कब तक रहेगा, और ये जो अचानक तब्दीली महसूस की जा रही है ये क्यों की जा रही है? देखिए, ये जो बारिश होती है, तब्दीली ऐसा होता है कि जब भी कोई मगरबी हवाओं का सिलसिला, बारिश वाला सिलसिला आता है, उससे पहले हवा का एक कम दबाव जो है ना वो उस इलाके में आता है। वो हवा का कम दबाव जो होता है वो जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसमें थोड़ी सारी चेंजेस करता है, टेम्परेचर्स में थोड़ा सा राइजिंग ट्रेंड आपको मिलता है। लेकिन जैसे ही वो सिस्टम आ जाता है तो वो राइजिंग ट्रेंड जो है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे और इरफान साहब ने क्लियर कर दिया कि सर्दी कोई गई नहीं है, और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं ना कि आज से अपने वो जो हैवी किस्म के स्वेटर्स उन्हें पैक करके रख देंगे, तो बिल्कुल ये गलती ना करिएगा, बारिश के बाद सर्दी में इजाफा होगा। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। हाँ, कराची की ही बात करेंगे। गुल प्लाजा में जो आग लगी और उसके बाद का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस हवाले से जो अपडेट्स थी वो आप तक हमने पहुंचा दी, और अब जरा बात करते हैं और मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। सदर ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध का जावेद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इतना बड़ा सानहा हो गया, जितना नुकसान होना था, जो बेशक जो माली नुकसान है उसकी भरपाई तो किसी ना किसी हद तक हो जाएगी, जो जानी नुकसान है उसकी कोई भरपाई नहीं है, बड़ी कीमती जानें ज़ाया हुई। ये हादसा तो हो गया, अब आगे के लिए क्या लाहेअमल, क्या प्लानिंग की गई है? आप लोगों की मुलाकात भी हुई गवर्नर से भी, वज़ीर आला सिंध से भी, तो क्या स्ट्रेटजी जो है वो डिसाइड की गई है ताकि आगे इस तरह के अफसोसनाक जो वाकयात है उनसे बचा जा सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने ताजरों का मौक़िफ़ जानने के लिए वक्त दिया। देखिए जी, बिल्कुल कल हमारी मुलाकातें हुई हैं और कुछ वहाँ मामलात हमारे आपस में तय हुए हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी इंसानी जानों का ज़ाया हो जाना ये हमारे लिए इंतहाई और सब लोगों के लिए इंतहाई तशवीश की बात है। उन शोहदाओं के ख़ानदान के साथ ताजिर बरादरी खड़ी हुई है और वो एक फायर फाइटर जो फरहान शहीद हुआ है उनकी पूरी फैमिली से भी हम ताज़ियत करते हैं। आइंदा के लिए यही है कि पहले तो ये गुल प्लाजा का सर्च ऑपरेशन मुकम्मल हो, वहाँ से बॉडियाँ रिकवर हों, और उसके बाद इस किस्म के हादसा की रोकथाम के लिए हुकूमत और ताजिर बिरादरी को मिल बैठकर अपना एक लाए अमल बनाना पड़ेगा। जो फायर एग्जैक्ट जहां नहीं है या वहाँ बंद है उन्हें खोला जाए, वहाँ फायर अलार्म जो है वो इंस्टॉल किए जाए। ये एक हादसे के बाद ये तमाम चीजें हमें याद आती हैं। होना ये चाहिए कि इससे पहले ही हम पेश इसमें कर लेते और ये इतना बड़ा सानिया नहीं होता। अब इदारों की गफलत यह है कि कराची जो इंटरनेशनल सिटी है, 3.5 करोड़ की आबादी है, वहाँ ना काफ़ी सहूलतें हैं, ना रोड पूरे सही हैं, और फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ, जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है वो 3.5 करोड़ के ऊपर 24 फायर ब्रिगेड स्टेशन वो नाकाफ़ी हैं। इतने बड़े शहर के अंदर कोई बड़ा सानिया अल्लाह न करे हो तो वो कैसे वो कवर कर पाएंगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये भी वफाकी गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दी थी 1.6 की, तो उसमें ये गाड़ियां वगैरह जब आई थी उसके बाद सिंध गवर्नमेंट की तरफ से कोई अब तक नहीं है। पीछे एक प्रोग्राम है नासिर हुसैन शाह साहब से, जब मैं भी था और वो भी थे, तो वो कह रहे थे कोई जर्मनी से हमारी गाड़ी आ रही है। मुझे नहीं पता वो कब आएंगी और कब लोगों को लिए बेहतर उनकी जान की हिफाजत हो सकेगी। लेकिन हमारे लिए
इंतहाई शर्म का मुकाम है कि आज पूरी दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है कि आज 5वां रोज है, अब तक वहां जो है रेस्क्यू और जो है सर्च ऑपरेशन मुकम्मल नहीं हो सका। 3 दिन के बाद तो इस आग ने वैसे ही बुझ जाना था और वो बुझ गई, लेकिन वो लोग जो अपने प्यारों को, अब आंखें उनकी तरस गई हैं, धाड़े मार के लोग रो रहे हैं। और ये जो बिल्डिंग 2 साल से पहले कंप्लीट नहीं हो सकती, उनका मुतबादल हमें रोजगार का सोचना है कि वो उनसे कई हजार खानदान वाबस्ता हैं और वो जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो मुझे बताएं कि वो लोग किसके ऊपर कहाँ जाएंगे। आगे रमजान मुबारक शुरू है, ईद का सीजन भी आ जाएगा, उसके लिए भी मुतबादल हमारे पास प्लान, कल गवर्नर साहब से हमारी बहुत तवील मीटिंग रही, उधर भी हमने डिस्कस किया, सिंध हुकूमत से भी हम राब्ते में हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम कुछ कर लें। लेकिन विफाक की तरफ से कल जैसे विफाकी मिनिस्टर जनाब जाम कमाल साहब ने भी विजिट किया गुल प्लाजा का, हम विफाक की तरफ भी देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि वजीर आजम पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कुछ वक्त लेकर हम उनसे मिलें, हम अपनी तजावीज़ उन्हें दें। और जी सॉरी, मैं माफ कीजिएगा, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो तो वो भी हमें टाइम दें। और मैं उन्हें ये कहूंगा कि आप अपनी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर गुल प्लाजा का भी विजिट करें और उन जो लोग शहीद हो गए उनसे भी ताज़ियत उनसे भी की जाए ताकि उनकी भी दिलजोई हो। और अल्लाह ताला से हम दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए, जो लोग शहीद हो गए, जो जख्मी, अल्लाह उन्हें जल्द जावेद साहब, सेहतियाब। हम जानना चाहेंगे आपसे, बिल्कुल अज़ाला होना चाहिए यहाँ पर जो नुकसानात हुए हैं उसका, और इसके साथ साथ जो यहाँ पे इंतज़ामी गफलत है उसको भी अब खातिर में लाना चाहिए ताकि ऐसे वाक़यात मज़ीद ना हो। लेकिन कारोबारी अशखास से क्या ये तवक्को करना ठीक होगा कि जब भी ये कोई कारोबार शुरू करते हैं, कोई दुकान खरीदते हैं, या बड़े ताजिर जो मौजूद हैं उनको ये मुतालबा सामने रखना चाहिए बिल्डिंग वालों से कि ये इंतजामात होने चाहिए? क्या ये मुनासिब होगा कि ताजिरान भी इस चीज को जरा जिम्मेदारी महसूस करें और इस चीज को साथ लेकर चलें? देखिए, आपने ये बात तो बहुत जबरदस्त की कही है, लेकिन लोग इस तरफ तवज्जो ताजिरान भी नहीं देते। मैं ऑन एयर आपसे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन मसला ये होता है कि वो जब वो कोई चीज परचेज करते हैं या वो रेंट पर लेते हैं, वो समझते हैं कि मुझे बहुत सस्ती मिल गई है, तो वो कहते हैं सब मामला बेहतरी की तरफ है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ KMC से, जो वो हमसे जो कमर्शियल से जो तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 3.5 अरब रुपया जो है वो पर मंथ वो टैक्स ले रहे हैं, जो यूटिलिटी बिलों में भी वो डाल रहे हैं, उस टैक्स का पैसा वो जा कहाँ रहा है, कहाँ वो डेवलपमेंट कराची की हो रही है? आप माशाल्लाह आपका चैनल मुझे दिखा दे कि कराची में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। हम जब बात करते हैं लाहौर और कराची का फर्क, तो उसके ऊपर सिंध हुकूमत हमसे नाराज हो जाती है कि आपको गवर्नेंस के मामले में आप हमें ऐसी बात ना करें। हम ये कहते हैं कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा सबका है, न किसी एक तबके का है। तो ये जो फर्क है, कहीं कोताहियां हैं सिंध गवर्नमेंट की तो उसे बेहतर किया जाए। हम ये तो नहीं कहते, हमारा तो जीना मरना यही है, इसी मुल्क में है, इसी सूबे में है, इसी शहर में है। लेकिन आप ये देखें कि जब हम यहाँ से जब जाते हैं दूसरे सूबे की तरफ, पंजाब की तरफ, तो हमें कुछ बेहतर महसूस होता है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं, जैसे सिंध का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, तो ना NHA के पास कोई बेहतर रोड है, न कोई सहूलत है, कि हैदराबाद सक्कर मोटरवे आज तक इल्तिवा का शिकार है, वहाँ करप्शन के तो ये मामलात पे बहुत ज्यादा बात हो सकती है। लेकिन जो हमारे हुक्मरान है उन्हें भी सोचना चाहिए कि हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या कर सकते हैं, और उन्हें करना भी चाहिए। क्यों ये ताजिरों का जो टैक्स का पैसा है, आज कराची, आपको पता है, कराची जब यहाँ से टैक्स कलेक्शन होता है तो पाकिस्तान चलता है। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जावेद कुरैशी साहब, बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, और आपने ये जो जिक्र किया आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जावेद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो ताजिरान हैं हमारे, उनका जो मौक़िफ़ है वो हम हमारे सामने रख रहे थे। लेकिन डेफिनेटली हुकूमत की जिम्मेदारी है, प्राइवेट बिल्डिंग अथॉरिटीज़ जो है उनकी जिम्मेदारी है, जिसकी बिल्डिंग है वो उसकी जिम्मेदारी है, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं थोड़ी सी जिम्मेदारी उन ताजिरों की भी है जो इनकी दुकानें या जिनके बिजनेसेस उन प्लाजों में है जहाँ पर इस तरह के कोई सेफ्टी एग्जिट्स नहीं है और इस तरह के इंतजामात नहीं है। तो हर किसी को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए आइंदा आने वाले दिनों में, ताकि इस तरह का कोई सानेहा ना हो सके। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। सेगमेंट शामिल करेंगे मेरा पाकिस्तान, और देखते हैं कि आज फैरा फैज हमें कहां की सैर करवा रही है।
आज के इस दौर में जहां जदीद तालीम बच्चों की अहम ज़रूरत है, वहीं अच्छी तरबियत, मुस्बत सोच और तख्लीकी इजहार वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अतालीक फाउंडेशन ने 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनकाद किया है, जिसका उन्वान है द आर्ट ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। यहाँ पर बच्चों को न सिर्फ क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जाएगी, बल्कि उनकी शख्सियत साजी पर भी तवज्जो दी जाएगी। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हरीम ताहिर। हरीम ताहिर। हरीम ताहिर, मुझे ये बताओ कि ये आप क्या लिख रहे हो? मैं डॉल के सेंटेंस बना रही हूँ। तो मुझे बताओ कि आपकी जो डॉल है हरीम की, वो कैसी है? उसके फ्रॉक है और उसकी 2 आईज है, ठीक है, और 2 लेग्स है, ओके, और 2 हैंड है। और उस फ्रॉक का कलर क्या है? ब्लैक एंड कलरफुल है। ब्लैक एंड कलरफुल है। अच्छा, मुझे बताओ कि हरीम की जो डॉल है उसके जो हेयर है उनका क्या कलर है? उनका ब्लैक है। और जो आपकी डॉल है वो शॉर्ट है या टॉल है? शॉर्ट और टॉल है, दोनों है। 2 है। अच्छा, 2 डॉल्स हैं। 2 डॉल्स हैं भाई, 2 डॉल्स हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ कि आपको आज की वर्कशॉप में मजा आया? यस। कितना मजा आया? 100%। 100% मजा आया जी। चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं वो बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और बच्चों की पर्सनालिटी में क्या चेंजेस आते हैं? इस तरह की वर्कशॉप्स जो होती हैं बच्चों के एक तो इंटेलेक्चुअल लेवल को बहुत ही बूस्ट करती हैं, और सेकेंडली ये कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, वो किसी भी टॉपिक से घबराते नहीं हैं। उनको फिर कोई भी हम उनको रैंडम टॉपिक दे दें, वो उनको बहुत इजीली उसके ऊपर राइट कर सकते हैं, कुछ भी, यानी कि अपने एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने आप को इजीली। तो यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची बैठी है, मैं अभी इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हफ्सा फारूक। हफ्सा, मुझे ये बताओ कि ये आप क्या कर रहे हो, किसके बारे में लिख रहे हो? टेडी बियर। टेडी के बारे में लिख रहे हो? तो मुझे बताओ कि हफ्सा का जो टेडी बियर है वो कैसा है? ब्राउन है और वाइट है। और वाइट है। और उसकी आईज कितनी है? 2। और उसकी लेग्स कितनी है? 2। और उसके हैंड्स कितने हैं? 2। और वो बिग है या स्मॉल है? स्मॉल। कितना स्मॉल? इतना। बेबी बियर है। जी। और आपको बियर पसंद है? यस। वाओ, हाथ मिलाओ। ये थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुसफ़ फ़ारूकी। मुझे ये बताओ कि आपने ये क्या ड्रॉ किया है? मेरा पेट है बबलू, तो मैंने वो ड्रॉ किया है। अच्छा, और बबलू क्या कर रहा है? घास खा रहा है? बबलू अभी घास खाने जा रहा है। अच्छा, घास खाने जा रहा है। मुझे ये बताओ कि आज की ये जो वर्कशॉप थी उसको आपने कितना एंजॉय किया? बहुत ज़्यादा। क्या कुछ डिफरेंट सीखने को मिला आपको? हाँ जी। क्या सीखा? कि ड्राइंग मेरी ज़्यादा बेहतर होगी, क्रिएटिव भी ज़्यादा बेहतर हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोचना। सोचना एंड देन उसको लिखना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, मुझे ये बताएं कि आप जब इस तरह की किसी वर्कशॉप में हिस्सा लेती हैं तो बतौर पेरेंट आपको क्या लगता है कि ये वर्कशॉप्स कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए? इस वक्त जो हमारा जनरे है पढ़ाई के मामले में, उस वक्त इसमें वालिदैन को बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स चाहिए, अटेंड करने चाहिए। जब तक पेरेंट्स को नहीं आजकल के एजुकेशन के बारे में पता होगा तो वो अपने बच्चों को भी नहीं बता सकेंगे, वो चीज़ हम ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद कमर साहब, CEO अतालीक फाउंडेशन कराची। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो 2 रोज़ा वर्कशॉप है, आपने इसको किस तरीके से डिज़ाइन किया और इसका क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, जो 2 दिन की एक वर्कशॉप हमने यहाँ पे अरेंज की है, इसमें हमने बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी बुलाया है और हमने उनको बताया है कि लिखना कितना आसान है। और जो हमारा पुराना मसला है कि हमें मज़ामीन और कहानियाँ याद करने होते थे, दुनिया में ऐसा नहीं होता है। क्रिएटिविटी जितनी भी बच्चे की तख्लीकी सलाहियत है, उसको किस तरह से बच्चे ने उसको इजहार करना है, लिख कर, नज़्म से, कहानी से, ड्रामे से, मजमून से, इसके साइंटिफिक तरीके बताए गए हैं बच्चों को। उस वजह से बच्चे बहुत आसानी से सिर्फ 2.5 घंटे के सेशन में 2 दिन के अंदर बच्चे इसको लिखना सीख रहे हैं। क्या इस वर्कशॉप में बच्चों को एज के हिसाब से उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, देन उन्हें सिखाया जाता है?
देखिए, हमने यहाँ पे बच्चों को इनवाइट किया था जो भी ग्रेड मैट्रिक तक के बच्चे हैं। तो हमारे ज़्यादातर जो बच्चे आए हैं उसमें क्लास 6 के बच्चे भी हैं, क्लास 5 के बच्चे भी हैं, क्लास 8 के भी हैं और यूनिवर्सिटी के भी 2 तालिब इल्म मौजूद हैं। आप 20 साल के बाद लाहौर में ये वर्कशॉप कर रहे हैं, तो मुझे बताएं इस तरह की वर्कशॉप जो है वो बच्चों की शख्सियत साजी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? हमारे यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे जोर नहीं दिया जाता। हमारे स्कूलों में बच्चों को मज़ामीन के रट्टे तो लगाए जाते हैं सवाल जवाब के, लेकिन बच्चों को लिखना तो नहीं सिखाते। हम उनके अपनी सोच का इजहार करना नहीं सिखाते। इस वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव ये है कि पेरेंट्स को हम एक तरफ स्कूलों को भी सिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने आज वालिदैन को बच्चों के साथ बुलाया है शाम में कि वालिदैन भी अपने बच्चों को घर में लिखना सिखाएं, कहानी लिखना सिखाएं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सिखाएं, छोटे छोटे जुमले बनाना सिखाएं और यूं करके वालिदैन अपने बच्चों को खुद से मदद कर सकते हैं लिखना सिखाने के अंदर। सर, आप क्योंकि लोगों को एजुकेट करते हैं तो आपसे ये जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो कहाँ पर लैग कर रहा है कि हमें बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ता है? हमारे तालीमी निज़ाम का जो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है वो बोर्ड में मार्क्स होते हैं। बोर्ड के ये नंबर जो होते हैं, जो ग्रेड्स होते हैं, अमली ज़िंदगी में कहीं काम नहीं आते। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम जो हर साल अपनी एक फहरिस्त जारी करता है जिसमें वो बताता है कि इस वक्त कामयाबी के लिए जो स्किल्स चाहिए, जिसको उसने मच स्किल का नाम दिया है, वो फ्रेमवर्क क्या है? वो स्किल्स हमारे स्कूल से खाने में नाकाम हो जाते हैं बदकिस्मती से। जो उसमें कॉन्फिडेंस आना चाहिए, जो ज़बान की महारत है, जो लोगों के अंदर टाइम मैनेजमेंट है, जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं, हमारे स्कूल, हमारे तालीमी इदारे वो नहीं सिखाते। इसलिए इस बात की ज़रूरत महसूस की जा रही है कि वालिदैन भी अपने बच्चों को स्कूल भेजकर उस पर इत्मीनान के साथ बैठ ना जाएं, बल्कि अपने बच्चों की कामयाबी के लिए अपना किरदार अदा करें। बच्चों को जितनी भी क्रिएटिव राइटिंग करवाई जाती है, क्या आप या मजीद आपके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो उसको देखते हैं और बच्चों को बताते हैं कि कहाँ पर उनकी गलती है और कहाँ पर मजीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि हम बच्चों को ये कहते हैं, अब ये बच्चे लिख रहे हैं, आज ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कल के सेशन में बच्चे रिव्यू भी खुद ही करेंगे, खुद ठीक करेंगे और खुद ही फाइनलाइज भी करेंगे। पेरेंट्स का और स्कूलों में टीचर्स का काम सिर्फ फैसिलिटेशन है, लिहाजा चेकिंग सेल्फ चेकिंग है, सेल्फ रिव्यू है। बच्चे खुद अपने आप आहिस्ता से इम्प्रूव करते चले आते हैं और हम देखते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बच्चे शुरू में मजमून लिखता है बहुत कच्चा सा होता है, जैसे कोई भी मजमून निगार, कोई भी राइटर होता है दुनिया में, और आहिस्ता आहिस्ता जितना लिखता जाता है उतना वो संवरता जाता है। टीचर्स की से मार्किंग की और 10 में से नंबर काटने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लिहाजा जो अगले फेज़ होगा इसमें हम ड्राफ्टिंग के बाद बच्चे जब रिव्यू करेंगे, इसको हम एडिटिंग कहते हैं मीडिया की लैंग्वेज में भी, तो यहाँ पे कोई सब एडिटर और एडिटर नहीं है, बच्चा ही सब एडिटर है, बच्चा ही एडिटर है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अतालीक फाउंडेशन ना सिर्फ बच्चों को लिखने का हुनर सिखा रहा है बल्कि उनकी शख्सियत साजी में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। अब बात करते हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर जो हम सब की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उससे जुड़ा हुआ है, यानी हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और वो क्या है जी, जो हमें लेजीनेस होती है, हमारा मूड ख़राब होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, ख़ासतौर पर जब वेदर बहुत सर्द होता है या फिर गर्म होता है तो तब हम ज़्यादा महसूस करते हैं। क्या कभी आपने भी फील किया है कि सर्दियों में या फिर गर्मी के दिनों में आपकी एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, कम हो जाती है, या फिर दिन भर आप लेजी रहते हैं, टायर्ड रहते हैं और ये एक फीलिंग जो है मुसलसल रहती है, या फिर मुसलसल सुस्त रवि की कैफियत में रहते हैं, तो ये क्या कोई बीमारी है, इसे हम ये कंसिडर करें, या कुछ कमियां हैं हमारे जिस्मानी उसको कंसिडर करें? बल्कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ जिस्मानी नहीं है, ये रिलेटेड टू आवर ब्रेन है, ये दिमागी और नफ्सियाती असरात भी हो सकते हैं। इस अहम तरीन टॉपिक पर हमने बात करनी है और हमारे साथ मौजूद हैं फिजिशियन डॉक्टर रूबिया उस्मान, जो हमें ये बताएंगी कि ये जो हमारे मसाइल हैं इनका हल क्या है और इसको हमने खुद से डायग्नोज करके बेहतरी की तरफ कैसे जाना है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू डॉक्टर रूबिया उस्मान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हिनान अली, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइएगा कि हम अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि शायद हमारे जिस्म में कोई कमी है या ये मौसम की वजह से हो रहा है या कुछ खाने पीने की वजह से ये हो रहा है। बताइएगा, ये जो एक मिथ है इसको बस्ट कीजिएगा कि असल में होता क्या है हमारे जिस्म में। तो इंसान जो है वी क्रेव कंफर्ट, ये एक फैक्ट है। तो जिस यही वजह है कि हम जब सर्दियां होती हैं तो वी लाइक कि हम बिस्तरों में घुस जाएं, हीटर के सामने बैठे। टेम्परेचर आप चाहते हैं कि सर्दियों में थोड़ा गर्म हो, गर्मियों में थोड़ा ठंडा हो, तो वी क्रेव कंफर्ट। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन सेइंग दैट और ओनिंग दैट।
अब प्रॉब्लम ये हो जाता है जब आपकी कंफर्ट जो है आपकी डेली रूटीन को इफेक्ट करना शुरू कर दे। सो फॉर एग्जांपल, आप सुबह उठते हुए सुस्ती करें, आप एक्सरसाइज ना करें, आप अपने जो रोजमर्रा के जो आपके काम है उसमें भी आपको ताई करनी शुरू कर दे। अ लॉट ऑफ पीपल कीप चिल्ड्रन एट होम। तो ये बड़ा एक कॉमन एक मैंने देखा है सिम्टम पाकिस्तान में कि ज्यादा सर्दी हो जाए तो लोग बच्चों को स्कूल भेजते ही नहीं, कहते घर रह लो। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि वो मालिक जिसमें टेम्परेचर होता ही -10 -5 है, तो वो क्यों अपने बच्चों को रोज कैसे स्कूल भेज रहे हैं। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज है जो हर एक को मैं बताती हूँ कि आप अपना एक रेगुलर चेकअप एक सम पॉइंट इन योर लाइफ कराएं। सो फॉर एग्जांपल, इन योर 30s यू कैन इवन डू इट वंस इन 5 years, in your 40s once in 2 or 3 years, in your 50s perhaps every year। तो एक रेगुलर चेकअप जरूर कराएं कि आपका थायराइड इम्बैलेंस तो नहीं है, आपको प्री डायबिटीज तो नहीं है, कोई इस तरह की बीमारी नहीं है जो आपको फिक्स करनी है विदाउट जस्ट सिंपल लाइफस्टाइल, मे बी समथिंग मोर देन जस्ट दैट। पहली बात। दूसरी बात ये कि थोड़ा सा डिसिप्लिन रादर देन मोटिवेशन। सो दैट इज माय मंत्रा कि लोग अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके पास मोटिवेशन कैसे आती है वर्कआउट करने की सर्दियों में, पर वही बात है गर्मियों में भी करते हैं। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन। इफ यू आर डिसिप्लिन, इट वुडंट मैटर कि बाहर सर्दी है, गर्मी है, बर्फ पड़ रही है, यू विल स्टिल वर्क आउट। राइट। अच्छा, तो हमें ये बताएं डॉक्टर साहिबा कि रूटीन होनी क्या चाहिए। एक्चुअल अगर हम विंटर्स में अभी हैं तो हम विंटर्स की बात करते हैं, क्या सुबह से लेकर शाम तक की हमारी रूटीन होनी चाहिए जिसमें हमने अपने डेली टास्क जो है वो भी कंप्लीट करने हैं। और मेजर मिस्टेक जो हम करते हैं, आपको लगता है उसकी भी रीजन हो सकती है हम डिहाइड्रेटेड रहते हैं, हम पानी बहुत कम पीते हैं, बल्कि बहुत सारे लोगों को तो रात को जाके याद आता है कि आज तो पानी ही नहीं पिया पूरा दिन, मेरे जैसे लोगों को। तो फिर इस चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारी डेली जो रूटीन है उसमें क्या ऐसी चीजें हैं जो शामिल करें, क्या ऐसी चीजें जिन्हें एक्सक्लूड कर दें तो हमारी जो ये वाला इशू है हमारा रिजॉल्व हो सकता है? तो सर्दियों में आपकी पानी की रिक्वायरमेंट तो कम हो जाती है, सो दैट्स अ फैक्ट। और दूसरी बात है कि आपको पानी इनसेंसिबल जगह से भी मिल रहा है। सो फॉर एग्जांपल, योर वेजिटेबल इनटेक, योर फ्रूट इनटेक, सो देयर आर अदर वेज यू आर आल्सो गेटिंग वाटर। सो डोंट स्ट्रेस एक्सेसिवली, लेकिन यू स्टिल नीड टू बी हैविंग 4 to 6 glasses ऑफ वाटर अ डे। और आई थिंक यू गाइस हैव हिट द नेल ऑन इट। द पॉइंट इज कि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पे आपको बचाता है। तो अगर आप वर्जिश करते हैं, आपके स्लीप टाइमिंग्स आर वेरी वेरी परफेक्ट। सो फॉर एग्जांपल, यू स्लीप ऑन टाइम रात के 9-10 बजे एंड यू वेक अप ऑन टाइम 5-6 in the morning। these are the protective factors जो आपको लॉन्ग टर्म भी आपका साथ देंगे regardless of the weather। अब अगर आपकी रूटीन ही खराब हो रही है, आप रात को देर से सो रहे हैं, तो सुबह आपकी ऑब्वियसली आंख देर से ही खुलेगी, आपकी बॉडी को रिपेयर करने का, रिजुविनेट करने का मौका ही नहीं मिलेगा। एवरीबडी वांट्स टू हैव ओरल एंटीऑक्सीडेंट्स, फार्मास्यूटिकल एंटीऑक्सीडेंट खाने को सब तैयार है। स्लीप इज योर बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट। आप सोएंगे, उससे बेहतर कोई चीज नहीं सुपर पावर रिलीज हो सकती है आपकी बॉडी में। सो गुड स्लीप इज नीडेड। लास्टली, अ गुड हेल्दी डाइट। गुड हेल्दी डाइट। अच्छा, हेल्दी डाइट के बारे में भी, प्रोटीन इनटेक के बारे में भी बात करते हैं, लेकिन अभी आपने थायराइड इम्बैलेंस की बात की। डायबिटीज का हमें पता है, हमें ब्लड प्रेशर का पता है, जानते हैं, लेकिन थायराइड से लोग वाकिफ नहीं है। स्पेशली अगर पैराथायराइड की बात की जाए तो वो एक और चैप्टर खुल जाता है जो बिल्कुल थायराइड से अलग है। तो बताइएगा इन दोनों चीजों के बारे में जरा तफसीलन, वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं? सो अनफॉर्चुनेटली जो जीन्स या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जो आपको हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम्स देती है वो हमारे यहाँ कॉमन है। सो दीज आर द कॉमन जीन्स जो डायबिटीज के साथ शेयर होते हैं, और हम सबको पता है कि हमारे मुल्क में डायबिटीज कितनी कॉमन है। तो कॉन्सिक्वेंटली हमारे मुल्क में हाइपोथायराइडिज्म भी कॉमन है, बट इट्स नॉट दैट वेल डायग्नोज्ड, क्योंकि लॉट ऑफ टाइम्स लोग फिजिशियन के पास या जाते ही नहीं है। लोग आपको कहते हैं आप तो लेजी हैं इसलिए आपका वजन गेन हो रहा है, आप खाना ज्यादा खा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो लोग एक्सक्यूजेस करते रहते हैं। हाइपोथायराइडिज्म के कॉमन सिम्टम्स हैं भी यही, लेजीनेस, लेथर्जी, टायर्डनेस, फटीग, वेट गेन, हेयर लॉस। तो ये वो वाले कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आज आपके शो में जो भी सुन रहा होगा कहेगा ये तो सारे प्रॉब्लम्स हमारे में हैं। तो हर एक इस बात को ओन करेगा। लेकिन लकीली इसका एक बहुत सिंपल इनएक्सपेंसिव ब्लड टेस्ट है, जस्ट TSH लेवल्स। वो अगर आपके चेक हो जाए, आपको D12, T3, T4 हार्मोन्स नहीं चेक करने होते। अगर सिर्फ आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन चेक हो जाए तो हमें फौरन पता चलता है कि आप किस कैटेगरी में। अब से दैट यू आर हाइपोथायराइड, देन वी हैव टू ट्रीट इट विद मेडिसिन। लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड से कि नहीं जी हम तो टोटका कर लें, हम ये कर लें, अच्छा हम 2 महीने खा लें, that will not be enough। अच्छा, और डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस किसी भी डिजीज का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत सारे हम जैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम टेस्ट की तरफ जाएं ही ना, हम टेस्ट करवाएं ही ना, ताकि कोई चीज़ निकल ही ना आए कि हमें ये मसला है या ये बीमारी चल रही है, हम खुद ही ठीक कर लेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि हम बहुत सारे टोटके और ये सब कुछ करना शुरू कर देते हैं, ये भी बड़ा डेंजरस है। इस पर क्या कहेंगी? I call this clinical denial. So a lot of us are in complete clinical denial. हम लोग तो डायबिटीज का तो कोई टेस्ट कराता ही नहीं है। हर एक को होता है कि नहीं यार, अच्छा 40s वाले तो अक्सर जो है से भागते हैं।
And this is where we are going wrong, because rather than pretending ये problem exist नहीं कर रही है, it's better to just go tackle it head on. ये मैं हर एक को हर perspective में advice देती हूँ. जो आपके screening test हैं, जो आपके cancer screening test होते हैं, men में prostate का होता है, women में cervical cancer का होता है, breast cancer का होता है. These tests इनको put off करना, ignore करना, उसमें कोई फायदा नहीं होगा. इस तरह pigeon की तरह अपनी आंखें बंद करके बैठने से कुछ नहीं होगा. कोई फायदा नहीं होगा. कोई बीमारी आनी होगी उससे आना है. डॉक्टर साहब क्विकली एक बताइएगा, इनटेक की बात थी प्रोटीन की, तो टाइम मैगजीन में अभी जो है एक रीसेंट आर्टिकल छपा है जिसमें बताया गया है कि ये जो है जो लेजीनेस है ये प्रोटीन इनटेक की कमी की वजह से भी वाकया हो सकती है. क्या ऐसा है? So yes, both carbs and protein. हम अपने आप को अपना कार्ब स्टार्व करना शुरू हो गए हैं लोग. You need healthy carbohydrates in your life as well. Unhealthy carbohydrates is a completely different story. मैं वो बात नहीं करूंगी. So protein, healthy carbs and healthy fats. ये आपकी बैलेंस डाइट होनी चाहिए. सर्दियों में आपकी बॉडी क्रेव भी ये करती है. बिल्कुल ठीक. बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबिया, हमें इस वक्त बता रही थी कि चुस्त रहा जा सकता है. सुस्त ना रहिए, अपनी डाइट का ख्याल रखें और साथ साथ ख्याल रखें कि आप वर्जिश करते रहें ताकि एक्टिव रहें और इस माहौल से बहुत ज़्यादा मुतासिर ना हो. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक. कराची में जो कुछ हुआ है, गुल प्लाजा में आतिशज़दगी हुई है, आप जानते ही हैं कि मुल्क भर में फ़ज़ा सोगवार है और हमने सोचा कि इसी हवाले से हम एक सेगमेंट शामिल करते हैं जिसमें हम बता सकें कि आग की इकसाम कितनी होती है और कुछ आग ऐसी भी होती हैं जिनको आप पानी से नहीं बुझा सकते. प्लास्टिक से, कागज़ से जो आग लगना है, पेट्रोल मिट्टी के तेल से जो आग लगना है, बरकी आलात गैसों से, केमिकल से जो आग लगना है, ये कुछ ऐसी जो है आग है जिस पर पानी यही से बताया जा रहा है कि कराची जो गुल प्लाजा में आग लगी है वो भी किसी और रीजन से ही लगी है क्योंकि वो पानी से मजीद भड़क रही थी. तो ऐसी आगों पर काबू पाने के लिए क्या इकदाम करने चाहिए, इस पर हमने बात करनी है. और बात करने के लिए डॉक्टर रिजवान नसीर, सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं. डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का. सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि सूबा पंजाब में जो मार्केटें हैं उनमें फायर सेफ्टी के क्या इंतजाम है और आग लगने की सूरत हाल में फौरी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए? पंजाब में जहां पे एक जदीद फायर सर्विस की बुनियाद रखी गई ताकि आवाम को एक बर वक्त मदद मिल सके फायर और रेस्क्यू में, वहीं पे सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बाकायदा कम्युनिटी सेफ्टी एक्ट जो है वो कानून पास हुआ जिसके तहत बिल्डिंग सेफ्टी रेगुलेशंस को नोटिफाई होने के बाद तमाम पंजाब की जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनका सर्वे जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है. उनको बाकायदा नोटिसेस जारी हो चुके हुए हैं. बहुत सारी बिल्डिंग्स ने अपने इंतजामात को बहुत बेहतर कर लिया है और जितनी नई बिल्डिंगें बन रही हैं उनमें हिफाजती तदाबीर को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और वहाँ पे जो भी बिल्डिंग सेफ्टी का जो इक्विपमेंट है वो उसमें लगाया जाता है ताकि वहाँ पे निकलने के रास्ते हो, बर वक्त फायर डिटेक्शन हो सके और सबसे ज़्यादा जो रास्तों के साथ साथ बाहर आपके एक्सटर्नल हाइड्रेंट्स भी हो ताकि जब भी कोई फायर फाइटिंग के लिए आता है तो वो मुअस्सर अंदाज से फायर फाइटिंग भी कर सके. बिकॉज अगर उस रश में बार बार ट्रक अगर पानी भरने जा रहा है तो जिस तरह तो वो कभी भी इफेक्टिव फायर फाइटिंग नहीं कर सकता. दुनिया की आप बेहतरीन एक जदीद फायर सर्विस भी बना लें तो उसके लिए फायर फाइटिंग करना बहुत मुश्किल है. आपने बाहर के ममालिक में देखा होगा कि जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे लाल रंग के वहाँ पे हाइड्रेंट्स लगे होते हैं, उसके साथ एक भी फायर ट्रक आता है तो वो अटैच हो जाता है और वो फौरन फायर फाइटिंग इफेक्टिवली शुरू कर देता है. ये नहीं होता वो हर बार जो है वो पानी भरने जा रहा है. तो जहाँ पे भी आज हम ये कमर्शियल एरियाज हैं, हमारी बिल्डिंग्स हैं, हमारी इंडस्ट्री है, उसके साथ लाजमी है कि हमारे फायर हाइड्रेंट्स ज़रूर हो ताकि अगर कोई भी इमरजेंसी हो या फायर इमरजेंसी हो मुअस्सर अंदाज से फायर फाइटिंग की जा सके. अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और जो हमने रियलाइज़ की कि बिल्डिंग सेफ्टी बड़ी ज़रूरी है, तो बिल्डिंग की सेफ्टी के हवाले से ये बताएं कि किसी भी बिल्डिंग की रैंकिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है और ख़ुसूसी तौर पर वहाँ जो उस बिल्डिंग को यूज़ कर रहे होते हैं लोग, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और इब्तदाई जो लम्हात है जिस तरह से अगर आग लग जाती है तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? बिल्डिंग सेफ्टी कोड्स, चाहे हमारे इंटरनेशनल फायर सेफ्टी कोड्स हो, NFPA है जो कि अमेरिका का है, इसी तरह उनको देखते हुए हमारा पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने जो हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं उसके अंदर फायर सेफ्टी प्रोविजंस भी हैं और इसी तरह पंजाब ने बाकायदा तौर से या डेवलपिंग अथॉरिटीज़ ने भी जो हमारे फायर के सेफ्टी प्रोविजंस जो हैं जो भी बिल्डिंग्स के लिए हैं वो नोटिफाई किए हुए हैं. अब असल चीज़ ये है कि जो बिल्डिंग्स जितनी बन रही हैं उनके अंदर बाकायदा तौर पे उनको लगाया जाए, दूसरा स्टाफ को ट्रेन किया जाए और वहाँ पे हर बिल्डिंग के अंदर एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम हो जो कि हम
अब जो है वो ट्रेनिंग भी बाकायदा होती है और वो रेगुलरली फायर ड्रिल भी करे, क्योंकि देखिए आप किसी को भी अगर कॉल करेंगे उसको आने में टाइम लगेगा। अगर आप वहाँ पे फौरन फायर अलार्म बोल गया, आपकी जो वहाँ पे लोकल आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम है उसने बर वक्त लोगों को वहाँ से निकाल लिया, तो किसी की अमवात नहीं होगी। और साथ ही साथ वो मेन यूटिलिटीज और बाकी चीज़ को बंद करके साथ ही साथ फौरन जो फायर एक्सटिंग्विशर है या उसकी मदद से, या अगर वहाँ पे फायर हाइड्रेंट्स लगे हुए हैं और अबव ऑल अगर आपने स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ऑन भी हो जाएंगे, तो उसकी वजह से आपकी बिल्डिंग और जानो माल दोनों बच जाएंगे। और अगर आपकी इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जो रेगुलर फायर ड्रिल्स कर रही है, लोग ज्यादातर खुद निकल गए, जो बेचारे बाकी रह गए वो आपकी ERT जो आपकी बिल्डिंग के अंदर आपकी है इमरजेंसी रिस्पांस टीम, उसने उनको निकाल लिया, तो किसी का जानी नुकसान नहीं होगा और एक बिल्डिंग को पूरा जलने से और इंडस्ट्री को पूरा जलने से तो बचा लेंगे। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अगर किसी बिल्डिंग में आग भड़क उठे तो उस सूरत में वहां मौजूद लोगों को फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? खुदा ना खास्ता अगर किसी भी बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए और आपको फौरन पता चल गया है, तो फौरन जहां पे अगर कोई फंसा है, अगर कोई आप उनको जिंदगी बचाना चाहते हैं, उनको निकालना चाहते हैं, तो साथ ही अपने कोलीग को या मीनवाइल अपने फोन को ही फौरन उससे 1122 इमरजेंसी नंबर पे डायल कर दें ताकि इमरजेंसी सर्विसेज उतनी देर में फौरन एक्टिवेट हो जाए। और साथ साथ आप मदद का अगर अमल कर सकते हैं, कोई फंसा हुआ उसको निकाल सकते हैं तो फौरन निकाल के उस बिल्डिंग से निकल जाएं, अपने जानो माल को खतरे में ना डालें, उनको वहां से आप निकल जाएं। इखराज सबसे जरूरी है, लेकिन इखराज तभी मुमकिन है अगर आपके पास इखराज के रास्ते उस बिल्डिंग में मौजूद हैं। मैं यहाँ पे खसूसी तौर पे कुछ हमारी ऐसी बिल्डिंगें बन गई जो ज्यादा उनकी हाइट ना भी हो, लेकिन वहां पे बहुत उनका एरिया ज्यादा है, बिल्डिंग्स के जो ओरिजिनल प्लान्स थे उनसे वो चेंज होकर छोटी छोटी ऐसी अजीबोगरीब जो है उसकी फॉर्मेशन बन गई हुई है दुकानों की, कि वहां से किसी भी शख्स को अगर वहां पे थोड़ी देर के लिए लाइट बंद हो जाए, क्योंकि बाहर का तो आपका कोई राब्ता है नहीं, चारों तरफ आपने बंद कर दिया है, तो वहां पे बिल्कुल एक अंधेरा छा जाता है और उसके साथ खुदा ना खास्ता आग लग जाए, स्मोक हो, तो आप सोचिए कि किस तरह आप ट्रैप हो जाएंगे। तो जरूरी इस चीज की है कि इन कोड्स के अंदर मैक्सिमम जो आपका ट्रेवल डिस्टेंस है एक जगह से दूसरी जगह, वहां पे 100 फुट के फासले के ऊपर आपके पास इखराज के लिए स्टेयर केस होना चाहिए, जो कि वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, यानी कि बाहर से उससे हवादार होना चाहिए, ताकि ये ना हो कि अगर किसी एक फ्लोर का भी दरवाजा खुला रह गया है और उसकी वेंटिलेशन नहीं है तो पूरा वही धुएं से भर गया है, तो जिससे लोगों ने निकलना है और वो बिल्डिंग के अंदर है और वो भी पूरे धुएं से भरा हुआ है, तो वहां से किस तरह निकलेंगे। सो जनरली जो फायर के जो आपके एग्जिट्स हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो साइडों के ऊपर हो, वो हवादार हो, ताकि वहां से अगर आपने निकलना है तो वो वेंटिलेटेड हो, ताकि आप वहां से इजीली निकल जाएं। तो इसलिए ये चीजें किसी भी बिल्डिंग के अंदर अगर नहीं है और आप उसमें या कारोबार कर रहे हैं या रह रहे हैं, तो मेरा मशवरा ये होगा कि अपने जानो माल को खतरे में मत डालें। अगर ये नहीं है तो तब भी आप बाहर की तरफ एक्सटर्नल स्टेयर केसेस लगाकर स्टील के प्रॉपर डिजाइन करें, 3 फुट की कम से कम चौड़ी आपकी हो स्टेयर केसेस, और वो प्रॉपरली बाहर अगर आप लगा लें और एग्जिट्स को हर 100 फुट के फासले के ऊपर वहां पे सीढ़ियां जो है वो बाहर की तरफ लगवा लें, ताकि जो भी लोग वहां पे रह रहे हैं वो महफूज रहें। उसके साथ साथ अगर आपका ओवरहेड रिजर्वायर बना लें और उसमें सिंपल पाइप लेके, और चाहे साइड से ले लें या कुछ और स्प्रिंकलर्स लगा लें, तो उसमें आपका फायदा ये होगा कि आपने जहां पे आप कैमरा की मदद से जो विजुअल आप देख रहे हैं उससे सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, साथ ही स्मोक कहीं पर नजर आती है तो फौरन आपने वो भी पिक कर ली। साथ ही अगर आपके स्प्रिंकलर लगे हुए हैं ऊपर से, फौरन वो जैसे ही वहां पे हीट होगी तो उसके साथ वो ऑन हो जाएंगे, वहीं पे फायर फाइटिंग उसी वक्त शुरू हो जाएगी। और मीनवाइल अगर आपने कॉल कर दिया है किसी को, वो आ गए हैं और बाहर आपका हाइड्रेंट लगा हुआ है, तो बहुत मौसर अंदाज से वो फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं। ये वो तदाबीर हैं जिनके जरिए आप किसी बिल्डिंग को जो है वो महफूज भी रख सकते हैं, किसी आग को फैलने से भी बचा सकते हैं, और जो लोग अंदर वहां पे रह रहे हैं उनको बर वक्त जो इखराज की स्टेयर्स हैं उनके जरिए निकाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवान नसीर हमारे साथ मौजूद थे, और बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं, ये वो तदाबीर हैं जो आपको इख्तियार करनी चाहिए। खसूसी तौर पर अगर आप किसी जगह पर मौजूद हैं, घर है, दफ्तर है, कोई ऐसा मॉल है, बिल्डिंग है, अगर वहाँ पर कोई आग लग जाती है, पहला काम तो आपने ये करना है कि आप
एग्जिट हो जाएं उस जगह से, फौरी तौर पर निकल जाएं, भले आप इससे पहले जज करें या वीडियोस बनानी शुरू कर दें कि ये कितनी संगीन हो सकती है, कितनी संगीन नौयत की हो सकती है, तो पहला काम तो ये करें कि एग्जिट होना शुरू कर दें। और जो फायर एग्जिट स्टेयर केसेस हैं उसके हवाले से भी उन्होंने बताया कि भाई बताया कि एक्सटर्नल होने चाहिए। न्यूयॉर्क में आपने देखा होगा कि अक्सर बिल्डिंग्स की साइड पर मौजूद होती है, तो वो आपकी जगह भी नहीं घेरती हैं, ताकि लोगों की जानें इस तरह के सानेहा में बचाई जा सके। इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।